हाँ गाइस, लास्ट की वीडियो में हमने पढ़ा था कि अगर हम किसी प्रोजेक्टाइल को किसी एंगल, वो एंगल हॉरिजॉन्टल के साथ, अगर हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा एंगल से अगर हम उसे प्रोजेक्ट करा रहे हैं इस तरह से, तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है, मैक्सिमम हाइट कितनी होती है, हॉरिजॉन्टल रेंज क्या होती है, इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस किया था। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि अगर हम किसी प्रोजेक्टाइल को बिना एंगल के डायरेक्टली इस तरह हॉरिजॉन्टली अगर प्रोजेक्ट करते हैं इस तरह से, ठीक है, किसी एंगल से नहीं कर रहे हॉरिजॉन्टल के साथ, डायरेक्ट हॉरिजॉन्टल के साथ, मतलब 0 डिग्री से क्या कर रहे हैं, 0 डिग्री का एंगल बन रहा है हॉरिजॉन्टल के साथ, तो उसे प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो क्या क्या केसेस होते हैं, तो तब कितना टाइम ऑफ फ्लाइट होता है, तब हॉरिजॉन्टल रेंज कितनी होती है, ठीक है, और हाइट कितनी होती है, तो इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले तो हम ये बात करेंगे कि जब हम किसी प्रोजेक्टाइल को हमने फायर करेंगे हॉरिजॉन्टली, तो क्या वो उसका जो पाथ होगा वो पैराबोलिक पाथ होगा या नहीं होगा। तो सबसे पहले हम उसके मोशन की बात करेंगे। तो हम दो तरह के मोशन के बारे में यहाँ पे पढ़ेंगे, एक इसके हॉरिजॉन्टल मोशन के बारे में पढ़ेंगे और एक इसके वर्टिकल मोशन के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि ये यहाँ पे हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है और यहाँ पे ये वर्टिकली मूव कर रहा है। तो सबसे पहले अगर बात करें तो सबसे पहले हम बात करेंगे मोशन अलोंग हॉरिजॉन्टल, मोशन अलोंग हॉरिजॉन्टल, HZ लिख देते हैं डायरेक्ट, मोशन अलोंग हॉरिजॉन्टल। तो जब हम हॉरिजॉन्टल मोशन की बात करेंगे तो हम मान लेते हैं कि सपोज एट टाइम t जो प्रोजेक्टाइल है वो इस पॉइंट P पे है। P के कोऑर्डिनेट्स क्या है, x, ये -y हो जाएगा क्योंकि नीचे की तरफ आ रहा है ना, अगर ये हमने ओरिजिन ले रखा है तो ये x और ये -y। तो अगर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हम इसकी डिस्प्लेसमेंट निकालें तो डिस्प्लेसमेंट क्या आ जाएगी, s बराबर ut प्लस हाफ at², यही फॉर्मूला तो होता है। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की बात हो रही है तो डिस्टेंस तो हमारा हो जाएगा x, u हो जाएगा हमारा ux, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, टाइम हो जाएगा t, और हॉरिजॉन्टल में एक्सेलरेशन कितना होता है, हॉरिजॉन्टल मोशन में एक्सेलरेशन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि हॉरिजॉन्टल मोशन में एक्सेलरेशन 0 होता है और वर्टिकल मोशन में -g के बराबर होता है, लेकिन यहाँ पे +g लेंगे क्योंकि ये टुवर्ड्स द ग्रेविटी आ रहा है, क्योंकि पहले वाले प्रोजेक्टाइल में वो अवे फ्रॉम द ग्रेविटी जाता है, अब ये टुवर्ड्स द ग्रेविटी आ रहा है तो प्लस लेंगे वर्टिकल में, लेकिन हॉरिजॉन्टल में क्या लेंगे, 0 लेंगे क्योंकि कांस्टेंट स्पीड से मूव करता है ये। तो एक्सेलरेशन 0 आया तो ये टर्म तो 0 बन गई, तो x बराबर आ गया uxt। तो यहाँ से अगर हम t की वैल्यू निकालना चाहें तो t की वैल्यू हो जाएगी x अपॉन u। तो ये हमें यहाँ पे ध्यान रखना है, फर्स्ट इक्वेशन ये हमारे पास है कि t बराबर x अपॉन u। क्लियर हुआ। अब हम क्या करते हैं, अब हम इसके वर्टिकल मोशन की बात करते हैं, तो हम दोनों को यूज करके इसकी एक इक्वेशन बनाएंगे। तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं मोशन, ठीक है, मोशन अलोंग वर्टिकल डायरेक्शन, मोशन अलोंग वर्टिकल डायरेक्शन। तो देखिए क्या होगा, वर्टिकल डायरेक्शन में अगर मोशन की बात हो रही है तो हम -y लेंगे s को, ठीक है, क्योंकि ये -y की तरफ आ रहा है टुवर्ड्स नेगेटिव y एक्सिस। वेलोसिटी हो जाएगी वर्टिकल वेलोसिटी t, और एक्सेलरेशन हो जाएगा a की जगह हो जाएगा प्लस का g, तो हाफ gt²। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हमें पता है कि जो हमारी y एक्सिस पे जो वेलोसिटी होगी वो कितनी होगी, 0। क्यों 0 होगी, क्योंकि जो uy होता है वो किसके बराबर होता है, u साइन थीटा के बराबर होता है, ठीक है। अब uy बराबर u, एंगल कितना है यहाँ पे 0 डिग्री, तो साइन 0 कितना होता है, साइन 0 0 होता है, तो uy कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो ध्यान रखना है, uy आ गया 0, तो ये वाली टर्म क्या होगी, 0 हो गई। तो यहाँ से आ गया ये आ गया हमारे पास y बराबर हाफ gt², माइनस साइन सिर्फ ये इंडिकेट करता है कि नेगेटिव y डायरेक्शन है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, y बराबर हाफ और ये g और t की जगह हमने x अपॉन u पुट किया, तो x अपॉन u का होल स्क्वायर, तो इट बिकम्स हाफ g अपॉन u² इंटू x²। तो यहाँ से अगर हम देखें u जो है, y जो है वो डायरेक्टली दिख रहा है x² के, इसका मतलब इसका पाथ भी क्या है, पैराबोलिक पाथ है। क्लियर हुआ। तो इतना हमें ध्यान में रखना है। अब हम बात करते हैं इसके टाइम ऑफ फ्लाइट की, मतलब अगर हम किसी प्रोजेक्टाइल को हॉरिजॉन्टली फायर करते हैं 0 एंगल के साथ, हॉरिजॉन्टल पे 0 एंगल बना रहा है वो, तो उसका टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा या उसकी हॉरिजॉन्टल रेंज कितनी होगी। तो चलिए उसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए अब हम क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे हमने क्या लिया, टाइम ऑफ फ्लाइट के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे किसके बारे में, टाइम ऑफ फ्लाइट के बारे में। तो यहाँ पे लिख रहा हूं टाइम ऑफ फ्लाइट, ये हमने लिखा। अब देखिए टाइम ऑफ फ्लाइट की अगर बात करें तो फिर से वही फॉर्मूला लगाते हैं कि s बराबर ut प्लस हाफ at², बिकॉज टाइम तो इसमें भी आ ही रहा है, तो यहाँ से हमें टाइम की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। अगर ये प्रोजेक्टाइल की बात करें, हम इस वाले प्रोजेक्टाइल की बात करें, तो यहाँ पे देखिए
कितना डिस्टेंस ये मूव कर रहा है हाइट में, h डिस्टेंस मूव कर रहा है, तो डिस्टेंस को हमने ले लिया हाइट, और वेलोसिटी हमारे पास आ गई ui और इंटू टी प्लस का हाफ, और एक्सेलरेशन आ गया g और ये आ गया टी स्क्वायर। तो h बराबर ui तो कितना है 0, क्योंकि अभी जस्ट हमने प्रूव किया ui कितना होता है 0 होता है। तो ui अगर 0 है तो ये टर्म तो आ गई 0, ये आ गया हाफ जी टी स्क्वायर। तो यहाँ से अगर हम t की वैल्यू निकालें तो टी स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 2h अपॉन जी। तो यहाँ से t की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास अंडर रूट 2h अपॉन जी। क्लियर हुआ? तो ये हमारा टाइम पीरियड आया किसके लिए, टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला आया प्रोजेक्टाइल फायर्ड हॉरिजॉन्टली के लिए। देखिए वहां पे टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला अलग था, यहाँ पे टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला अलग है। तो ध्यान रखना है, अगर हम किसी एंगल से हॉरिजॉन्टल के साथ किसी एंगल से अगर हम प्रोजेक्टाइल को फायर करते हैं तो फॉर्मूले अलग होंगे, लेकिन अगर उससे सिर्फ हॉरिजॉन्टली हम फायर कर रहे हैं 0 एंगल पे तो फॉर्मूले हमारे पास अलग आ जाएंगे। अब बात करते हैं हॉरिजॉन्टल रेंज की। अगर हॉरिजॉन्टल रेंज अगर हमें निकालनी है, हॉरिजॉन्टल रेंज तो कैसे निकालेंगे? देखिए हॉरिजॉन्टल रेंज जो होती है, हॉरिजॉन्टल रेंज को हम लिख सकते हैं हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू टाइम, लिख सकते हैं। तो हॉरिजॉन्टल रेंज हमारे पास आ जाएगी, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ux होती है और टाइम आ गया t। तो रेंज बराबर u और टाइम अभी हमने निकाला टाइम ऑफ फ्लाइट 2h अपॉन जी। तो ये हमारे पास क्या आ गई, हॉरिजॉन्टल रेंज आ गई। देखो कितना आसान है हॉरिजॉन्टल रेंज निकालना। क्लियर हुआ? तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, प्रोजेक्टाइल की जो है हॉरिजॉन्टल रेंज और टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल सकते हैं। क्लियर हुआ? अब जैसे इन्हीं कॉन्सेप्ट्स के ऊपर हमारे पास एक क्वेश्चन है कि एन एरोप्लेन मूविंग हॉरिजॉन्टली विद अ स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर ड्रॉप्ड अ फूड पैकेट व्हाइल फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 396.9 मीटर। टाइम टेकन बाय द फूड पैकेट टू रीच द ग्राउंड एंड इट्स हॉरिजॉन्टल रेंज। एक एरोप्लेन है जो हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है इस तरह से, ठीक है। हॉरिजॉन्टली अगर एरोप्लेन इस तरह से मूव कर रहा है, यहाँ पे बना देता हूं मैं एरोप्लेन, ये एरोप्लेन है मान लीजिए, जैसा भी बना है, ये इस तरह से हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है। हॉरिजॉन्टली मूव करते हुए इसने क्या किया, 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये मूव कर रहा है। इसने क्या किया, एक फूड पैकेट जो है वो ड्रॉप किया, कितनी हाइट से, 396.9 मीटर की हाइट से, मतलब लगभग 397 मीटर की हाइट से एक फूड पैकेट ड्रॉप किया, ठीक है। उस पैकेट को नीचे ग्राउंड तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा और हॉरिजॉन्टल रेंज कितनी होगी, हॉरिजॉन्टल रेंज कितनी होगी उसकी ये बताना है हमें। देखिए प्रोजेक्टाइल फायर्ड हॉरिजॉन्टली का केस हो गया है, तो प्रोजेक्टाइल फायर्ड हॉरिजॉन्टली में अगर हम टाइम की बात करें तो टाइम क्या होता है, अंडर रूट 2h अपॉन जी। तो ये आ गया अंडर रूट 2h, कितना आ गया हाइट 396.9 मतलब 397, और जी हम लेंगे 10 ले लेते हैं। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे 39.7 इंटू 2 कितना होता है 79.4। तो ये हमारा अप्रोक्स में आ जाएगा 9 सेकेंड, 8 पॉइंट समथिंग आएगा, तो 9 सेकेंड हमने इसमें अप्रोक्स में ले लिया कि 9 सेकेंड लगेंगे उसे नीचे आने में फूड पैकेट को। अब पूछ रहे हैं हॉरिजॉन्टल रेंज, तो हॉरिजॉन्टल रेंज की अगर बात करें तो हमने फॉर्मूला लगाया था u अंडर रूट 2h अपॉन जी। यही फॉर्मूला तो अभी हमने डिराइव किया था हॉरिजॉन्टल रेंज के लिए। हॉरिजॉन्टल रेंज के लिए हमने यही फॉर्मूला यहाँ पे डिराइव किया था, r बराबर u अंडर रूट 2h अपॉन जी। तो यहाँ पे क्या होता है कि u कितना है हमारे पास, वेलोसिटी हमें दे रखी है कितनी 72 किलोमीटर पर आवर। 72 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में करेंगे 18 से, तो ये आ जाएगा कितना 18 4 जा 4 5 जा 20। तो u आ गया हमारे पास 20, और ये अंडर रूट 2h अपॉन जी की वैल्यू हमने निकाली 9, तो ये आ गया 180 मीटर, सॉरी ये 72 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। तो 180 मीटर जो आ गई उसकी क्या आ गई, हाइट हॉरिजॉन्टल रेंज आ गई, मतलब वो इतनी दूर पे गिरेगा, कितनी दूर पे गिरेगा 180 मीटर की दूरी पे गिरेगा। अब यहाँ पे हम हाइट इसलिए निकालते हैं बिकॉज हमने इसको हॉरिजॉन्टली फायर किया है। अगर हम इसको वर्टिकली फायर करते विद एन एंगल थीटा विद हॉरिजॉन्टल तो ये कुछ ऊंचाई पे जाता, तो फिर हम उसकी हाइट निकालते कि कितनी हाइट पे गया है, कितनी ऊंचाई पे गया है। लेकिन ये तो सिर्फ हॉरिजॉन्टली फायर हो रखा है तो ये तो नीचे आएगा, तो यहाँ पे हम सिर्फ हाइट का फॉर्मूला डिराइव नहीं करते। तो आई होप इतना समझ में आ गया होगा। अब अगर हम एक और क्वेश्चन की बात करें, वो क्वेश्चन आपके कॉन्सेप्ट और ज्यादा क्लियर कर देगा। देखिए क्या क्वेश्चन है कि अ फाइटर प्लेन फ्लाइंग हॉरिजॉन्टली एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 1.5 मीटर। इस क्वेश्चन को सबसे पहले यहाँ पे क्या करते हैं, हम ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है।
ये कहानी है। एक फाइटर प्लेन है, ठीक है, ये फाइटर प्लेन मैं यहाँ पे दिखा दूं इस तरह से। ये प्लेन है, मान लीजिए ये क्या है, प्लेन है, इस तरह से उड़ रहा है। ये कितनी हाइट पे उड़ रहा है, 1.5 किलोमीटर की हाइट पे ये फ्लाई कर रहा है, ठीक है। अब क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन में कि विद 72 किलोमीटर पर आवर, तो वेलोसिटी कितनी है इसकी, 720 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो इसे 5/18 से ये जाएगा 40, और 40 इंटू 5 होता है 200 मीटर पर सेकेंड की इसकी स्पीड है। इससे फ्लाई कर रहा है। पासेस डायरेक्टली ओवरहेड एंड एंटीक्राफ्ट गन, तो यहाँ पे जो एंटीक्राफ्ट गन है, ये क्या है, गन है यहाँ पे लगी हुई, ठीक है, एंटीक्राफ्ट प्लेन को गिराने के लिए, तो गन लगी हुई है। अब आप चाहे प्लेन को, अब प्लेन में खुद को एज्यूम कर लीजिए या गन वाले को, तो मान लीजिए गन, आप अगर गन पे बैठे हुए हैं और आपके सर के ऊपर से एक प्लेन जा रहा है इतनी स्पीड से और इतनी हाइट पे, तो आपको अगर उसे गिराना है, उसे फायर करना है, तो आपको इस एंगल पे तो फायर करना नहीं, क्योंकि इस एंगल पे अगर फायर करेंगे तो तब तक जो बुलेट है, जो भी हमारे पास जो गन से निकलेगी, वो जो चीज है, जब तक वो प्लेन से टकराएगी, प्लेन आगे निकल चुका होगा, तो हमें अगर इस प्लेन को गिराना है तो हमें इस एंगल पे फायर करना पड़ेगा। तो जैसे जैसे प्लेन आगे बढ़ेगा, यहाँ से बुलेट आगे बढ़ेगी और यहाँ पे शॉट कर देगी प्लेन को। तो यही पूछ रहा है कि हम कितने एंगल से उस गन को चलाएं कि प्लेन जो है हिट हो जाए, ठीक है। तो हमने बोला हम थीटा एंगल से, वर्टिकल के साथ थीटा एंगल से फायर करते हैं, तो हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल हो जाएगा, 90 माइनस थीटा एंगल से फायर करेंगे। और कितनी स्पीड से फायर करेंगे, 600 मीटर पर सेकंड की स्पीड से बुलेट जाएगी, ठीक है, ताकि 600 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जो बुलेट है वो उस प्लेन से टकराए। ये पूछ रहा है कितने एंगल पे। और एक क्वेश्चन जो है वो प्लेन वाले के लिए भी दे रखा है, तो प्लेन वाले को भी पता है कि मेरे नीचे ठीक इस समय गन है, तो मुझे कितने मिनिमम एल्टीट्यूड पे उड़ाऊं कि मैं बुलेट से जो है बच जाऊं। मतलब अब मैक्सिमम तो कितनी भी हाइट हो सकती है कि बुलेट इस पर टकराएगी नहीं, लेकिन मिनिमम कितनी हाइट पे उड़ाऊं, यहाँ पे कि बुलेट मुझसे टकराएगी ना, बुलेट की रेंज से बाहर हो जाऊं मैं। तो हमें दो पार्ट निकालने हैं, ठीक है। तो अगर यहाँ पे हम बात करें इस बुलेट की स्पीड अगर u मान लेते हैं, तो ये वाला पोर्शन क्या हो जाएगा हमारा, ये क्या हो जाएगा, यू साइन थीटा हो जाएगा। बिकॉज क्यों होगा ये यू साइन थीटा, बिकॉज जो थीटा एंगल है वो इधर की तरफ बन रहा है, तो ये यू कोस थीटा। और अगर हम इसे ही थीटा मानते हैं तो यू कोस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, तो ये साइन थीटा बन जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, यू कोस थीटा, ठीक है। दोनों तरफ से समझ सकते हैं कि ये एंगल थीटा इस तरफ बन रहा है, तो इसे हम हॉरिजॉन्टल ले लेंगे, यू कोस थीटा, और ये यू साइन थीटा वर्टिकल। लेकिन अगर हम तभी भी अपनी जिद पे रहते हैं कि नहीं जी हम तो इस वाले एंगल के हिसाब से लेंगे, तो क्या हो जाएगा, यू कोस 90 माइनस थीटा, तो कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है। क्लियर हुआ। अब देखिए पहले पार्ट में हम क्या करेंगे, पहले पार्ट को कैसे हम सॉल्व करेंगे। तो हमने माना कि जब प्लेन ठीक गन के ऊपर था, तो हमने क्या किया, गन शूट करी थीटा एंगल से। तो जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस प्लेन ट्रेवल करेगा, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय प्लेन, ठीक है, ये किसके बराबर होना चाहिए, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड बाय शेल, कवर्ड बाय शेल। मतलब जितना डिस्टेंस ये कवर करेगा बुलेट को भी तो उतना ही डिस्टेंस कवर करना है ऐसे में, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस प्लेन कितना कवर करेगा, वेलोसिटी इनटू टाइम, प्लेन की वेलोसिटी इनटू प्लेन का टाइम। और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड बाय शेल कितना डिस्टेंस कवर करेगा, वेलोसिटी कितनी है, यू साइन थीटा, तो यू साइन थीटा और इनटू टाइम हो जाएगा टी। तो टाइम तो दोनों का सेम ही रहेगा, क्योंकि दोनों को सेम टाइम पे एक ही जगह टकराना है, तो टी से टी कैंसिल हो गया, तो वी की वैल्यू आ गई हमारी यू साइन थीटा। तो यहाँ से साइन थीटा हमारे पास आ गया v अपॉन यू। क्लियर हुआ। v क्या है हमारे पास, v है प्लेन की वेलोसिटी कितनी है 200, u क्या है बुलेट की वेलोसिटी कितनी है 600, 1/3। तो एंगल आ गया थीटा आ गया साइन इनवर्स 1/3। मतलब अगर हम साइन इनवर्स 1/3 के एंगल से, वर्टिकल एंगल से इतने शूट करते हैं, इतने एंगल से, तो ये जो बुलेट है प्लेन को हिट कर देगी, ठीक है। अब हम निकालेंगे कि प्लेन को मिनिमम कितनी हाइट पे हम फ्लाई कराएं कि ये बुलेट को अवॉइड करे, ठीक है। तो हाइट निकालते हैं, तो हाइट का फॉर्मूला हम सेम लगाएंगे, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। क्लियर हुआ। तो इसमें हमारे पुराने वाले कॉन्सेप्ट भी यूज हो गया कि प्रोजेक्टाइल फायर्ड एट एन एंगल थीटा। तो यहां से हम निकालेंगे यू स्क्वायर साइन स्क्वायर, अब थीटा की जगह क्या है यहाँ पे 90 माइनस थीटा है, तो 90 माइनस थीटा अपॉन 2g। तो यहाँ पे हमने वैल्यू पुट करी, तो ये हो जाएगा यू स्क्वायर साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा होता है अपॉन 2g। वैल्यू पुट करी, u की वैल्यू है 600 का स्क्वायर
कोस थीटा, और कोस थीटा कितना होगा, देखिए साइन थीटा 1/3 है। अब साइन थीटा 1/3 है तो कोस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा 1/9, मतलब 8/9 हो जाएगा। तो कोस थीटा क्या आ जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा क्या आ रहा है 8/9, तो कोस स्क्वायर थीटा ये ना कोस स्क्वायर थीटा, तो कोस स्क्वायर 1/3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 8/9 अपॉन 2 × 10। तो इसे हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आएगा 16 किलोमीटर। मतलब अगर प्लेन को उस बुलेट से बचना है तो हमें उसे कहाँ फ्लाई कराना पड़ेगा, एटलीस्ट 16 किलोमीटर की हाइट पे फ्लाई कराना पड़ेगा। लेकिन अभी कितनी हाइट पे उड़ रहा है वो, 1.5 किलोमीटर की हाइट पे। इसका मतलब अभी वो शूट हो सकता है। तो इस तरह से हमें क्या करना है, क्वेश्चन को करना है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट हमें यूज करने हैं। तो आज की इस वीडियो के साथ हमारा जो प्रोजेक्टाइल मोशन का टॉपिक था वो भी खत्म हो गया। अब हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे अगली वीडियो में वेक्टर एंड स्केलर के बारे में। वेक्टर्स क्या होते हैं, स्केलर्स क्या होते हैं, क्या वेक्टर प्रोडक्ट होता है, क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे।